नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संघर्ष जारी रहा। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा कराई जाएगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्पीकर द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बहुत फायदेमंद रही और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर एक खास चर्चा होगी। चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी और पूरे दिन चलेगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि मंगलवार 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। जब हम चुनाव में सुधारों पर चर्चा करते हैं तो आप हमारे देश में चुनाव और उसके प्रोसेस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और बातचीत कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए चुनाव प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसीलिए आखिरकार सभी चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं और सभी सदस्यों, खासकर विपक्षी पार्टियों से मेरी खास अपील है कि लिए गए फैसले में पूरा सहयोग करें। हम सभी हिस्सा लेंगे और चर्चा और बहस के दौरान बहुत अहम योगदान देकर संसदीय कार्यवाही को बेहतर बनाएंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को विवादित मोबाइल ऐप संचार साथी को लेकर विरोध और जासूसी के डर को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन केवल साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए है और उपयोगकर्ता इसे डिलीट करने या एक्टिवेट न करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि उनके इस बयान और सरकार के आधिकारिक निर्देश के बीच विरोधाभास सामने आया है। मंत्री का बयान आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत बताया कि मंत्री का यह बयान उस सरकारी निर्देश का खंडन करता है जिसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन को अक्षम यानी डिसेबल्ड या प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। संचार मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के खंड के 7B का हवाला देते हुए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल किया कि दोनों में से किसे सही माना जाना चाहिए, मंत्री के बयान को या आधिकारिक निर्देश को। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और इंपोर्ट करने वालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाला ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल हो। इस कदम ने बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया और कई लोगों ने संभावित सरकारी निगरानी और दुरुपयोग पर चिंता जताई। विपक्ष ने इसे सरकार द्वारा भारत को तानाशाही की ओर धकेलने का संकेत बताया और देश को वास्तविक तानाशाही में बदलने का आरोप लगाया। दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत दिए गए निर्देश का खंड 7B कहता है, सुनिश्चित करें कि प्री इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के समय अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखे और सुलभ हो। इसकी कार्य क्षमताओं को अक्षम यानी डिसेबल्ड या प्रतिबंधित न किया जाए। इस बीच डिजिटल अधिकार वकालत संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने विरोधाभास बताते हुए मंत्री की टिप्पणियों का खंडन किया। कहा कि स्पष्टीकरण गलत है और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से कहता है कि संचार साथी को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। वहीं इंटरनेट स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ निखिल पहावा ने कहा कि मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या निर्देश वापस ले लिया गया है या अभी भी प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट किया कि संचार साथी पर सिंधिया के वीडियो या बयान को ट्वीट करने वाले न्यूज चैनलों से कृपया उनसे पूछें कि क्या निर्देश वापस लिया जा रहा है। निर्देश पॉइंट 7B देखे कहता है कि यह अनिवार्य है, अक्षम नहीं किया जा सकता। अभी तक कोई वापसी नहीं हुई है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलकर ने इस पर ट्वीट किया कि यह स्पष्टीकरण गलत है। जब तक मोदी शासन एक नया निर्देश जारी नहीं करता तब तक इस निर्देश के पैरा 10 के अनुसार कुछ भी नहीं माना जा सकता। मंत्री के मौखिक बयान को लिखित पुष्टि की आवश्यकता होगी। मंगलवार 2 दिसंबर को रुपया इंट्राडे ट्रेड में पहली बार 90 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू गया और बाद में फिसलकर 89.95 प्रोविजनल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। यह गिरावट सट्टेबाजों की शॉर्ट कवरिंग, इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड, विदेशी फंड के आउटफ्लो और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के कारण हुई। इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में रुपया 89.70 पर खुला और 90 के रिकॉर्ड लो तक गिरा तो पिछले बंद भाव से 47 पैसे कम था। सोमवार को भी रुपया कमजोर होकर 89.53 पर बंद हुआ था। कोटक सिक्योरिटीज की अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि 90 का स्तर बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है और आरबीआई को इसे बचाने के लिए एक्टिव रहना होगा। वहीं इक्विटी मार्केट भी दबाव में रहा। सेंसेक्स 503 अंक गिरा और निफ्टी 143 अंक नीचे बंद हुआ। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को 1171 करोड़ की बिकावली की।
श्रीलंका में भयानक बाढ़ के बीच पाकिस्तान की मदद की कोशिश बड़ी शर्मिंदगी में बदल गई जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने राहत सामग्री की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिन पर एक्सपायरी 10/2024 लिखा था। इससे साफ हुआ कि भेजे गए कई पैकेटों की एक्सपायरी डेट पहले ही निकल चुकी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर आलोचना होने लगी। यूजर्स ने सवाल उठाया कि संकट से जूझ रहे लोगों को एक्सपायर्ड सामान क्यों भेजा गया और बिना जांच के तस्वीरें कैसे पोस्ट कर दी गई। पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है। इसी दौरान भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। 28 नवंबर से अब तक भारत ने हवाई और समुद्री रास्तों से 53 टन राहत सामग्री भेजी, हर 2000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े काम के दबाव के कारण हुई मौतों और बीमारियों का सामना कर रहे परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अब तक इस दबाव के कारण 39 आम लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या करने वाले भी शामिल हैं। इन सभी के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 13 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें 3 BLO भी शामिल हैं और उन्हें 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में काम के दबाव से अब तक 4 BLO की मौत हुई है, जिनमें से 2 के परिजनों को सहायता दी जा चुकी है। उत्तर 24 परगना जिले में प्रदीप कर नामक व्यक्ति ने भी कथित SIR दबाव के कारण आत्महत्या की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मृतकों में आधे लोगों ने आत्महत्या की, जबकि बाकी की मौत ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से हुई। TMC ने शुरू से ही इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना की है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल कराने के निर्देशों पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐप अगर आप अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑप्शनल है। ऐप को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन देश में हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप फ्रॉड से बचाने, चोरी से बचाने के लिए है। हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि अगर इस ऐप पर आप रजिस्टर करोगे तभी एक्टिव होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। भारत सरकार के नए आदेश पर बढ़ते विवाद के बीच एप्पल ने संकेत दिया है कि वह अपने आईफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी प्रीलोड करने के आदेश का पालन नहीं करेगा। सरकार ने एप्पल, सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियों से कहा है कि वे 90 दिनों के भीतर इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से डालें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐप को डिलीट या डिसेबल ना किया जा सके। यह एप्लीकेशन चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम सरकार को देश के 73 करोड़ स्मार्टफोन्स तक पहुंच देने वाला एक संभावित सर्विलांस टूल बन सकता है। विरोध बढ़ने के बाद टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी कि ऐप वॉलंटरी है और यूजर इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार एप्पल का कहना है कि ऐसे आदेश दुनिया में कहीं भी लागू नहीं किए जाते और यह iOS की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए जोखिम पैदा करेगा। कंपनी ना तो कोर्ट जाएगी और ना ही पब्लिक विवाद करेगी, लेकिन सरकार को अपनी आपत्तियां बताएगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ कहा है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब पार्टी हाईकमान कहेगा। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब मीडिया ने उनसे पूछा कि शिवकुमार कब CM बनेंगे। दोनों नेता शिवकुमार के घर नाश्ते पर मिले ताकि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे राजनीतिक अस्थिरता के आरोपों को शांत किया जा सके। गौरतलब है कि सत्ता हस्तांतरण की चर्चा तब तेज होनी शुरू हुई जब कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल पूरे किए। शिवकुमार का दावा है कि 2023 चुनाव जीतने के बाद 5-6 नेताओं की मौजूदगी में यह तय हुआ था कि 2.5 साल बाद सिद्धरमैया पद छोड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान दुविधा में है क्योंकि सिद्धरमैया का जनाधार मजबूत है, जबकि शिवकुमार पार्टी के साधन संपन्न और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। वहीं सिद्धरमैया ने आज कहा कि कैबिनेट फेरबदल और भविष्य के फैसले राहुल गांधी और हाईकमान तय करेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वे भाई की तरह हैं और 2028 चुनाव तक साथ काम करते रहेंगे। नाश्ते की चर्चा भी सुर्खियों में रही। CM सिद्धरमैया ने कहा कि उनके घर हमने नॉनवेज नाश्ता किया जबकि वे खुद शाकाहारी हैं। मेरे घर मैंने उन्हें शाकाहारी नाश्ता दिया जबकि मैं नॉनवेज खाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर चुनाव आयोग से 2 दिन में फैसला लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि यह मांग न्यायपूर्ण और उचित है
और आयोग को केरल सरकार की अर्जी पर निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। यह मामला 9 और 11 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले उठा है। सुनवाई में केरल सरकार, IUML, CPIM, CPI और अन्य दलों ने कहा कि SIR का काम और चुनावी तैयारियां एक साथ होने से कर्मचारियों पर बोझ पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि SIR चुनावों में बाधा नहीं डाल रहा और चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। आयोग ने बताया कि लगभग 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 80% डिजिटलीकृत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय बढ़ाने से किसी भी मतदाता को मौका मिल सकेगा और केरल सरकार से विस्तृत कारणों के साथ अनुरोध भेजने को कहा। वहीं आयोग को 4 दिसंबर तक निर्णय देना होगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सत्ता में बने रहने का तिकड़म कहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि SIR की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1952 से चुनाव चल रहे थे। हर बार चुनाव से पहले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले क्या SIR हुआ था, लेकिन अब ये सब तिकड़म सत्ता में बने रहने के लिए चल रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि मैंने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए कोई सत्ता में आता है तो इसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अगर कोई असामान्य तरीके से आता है तो उसका नतीजा लोगों ने नेपाल और बांग्लादेश में देखा है। इसीलिए इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए। लोकसभा में मंगलवार को सरकार ने बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। इस चरण की रेफरेंस तारीख 1 मार्च 2027 रात 12 बजे तय की गई है। हालांकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले नॉन सिंक्रोनस इलाकों में जनगणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसकी रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। मंत्री ने बताया कि जनगणना के प्रश्न पत्र अलग अलग मंत्रालयों व संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किए जाते हैं और 150 साल पुराने इस कार्यक्रम में पिछली सीखों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के फैसले के अनुसार जाति की गिनती भी शामिल की जाएगी। जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और लोगों को ऑनलाइन स्वयं गणना की सुविधा भी मिलेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात में ड्रग्स, गैर कानूनी शराब और बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान लोगों, खासकर महिलाओं ने बताया कि राज्य में ड्रग्स और अपराध का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इससे उनके जीवन में असुरक्षा बढ़ी है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि गुजरात की धरती अब युवाओं को ड्रग्स और अपराध की ओर धकेल रही है और आरोप लगाया कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जबकि पीड़ितों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी सरकार चुप क्यों है और किस मंत्री की तरफ से अपराधियों को बचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान किसानों की परेशानी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई। हाल की भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों और किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार होने के बावजूद पर्याप्त राहत नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के लोग गुस्से में हैं और पूछ रहे हैं कि किसानों के लोन माफ क्यों नहीं हो रहे और ड्रग्स का कारोबार खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। कांग्रेस ने कहा कि वह जनता की बातें सुनती रहेगी और बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.